So, hello friends and welcome again at BTech classes where you there be जहाँ वहाँ हम supported by official OHAC myself दिव्यांश भारद्वाज। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव एग्जाम हिस्ट्री की तैयारी। यूपीएससी 3 के मतलब सॉरी यूपीएससी के साथ साथ यूपीपीसीएस प्री एग्जाम के जो है एडमिट कार्ड आ चुके हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। सरकारी रिजल्ट.com पे आप डायरेक्ट डाउनलोड वहां से कर सकते हैं। चलिए, तो पीछे की बात करें तो अभी हमने स्टार्ट करा था 1 सितंबर से प्री हिस्टोरिकल यानी कि प्रागैतिहासिक काल का हम खत्म कर चुके थे। आपका पोर्शन कौन सा, पैलोलिथिक पीरियड यानी कि आपका पूरा पाषाण काल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेसोलिथिक पीरियड यानी कि मध्य पाषाण काल या मिडिल स्टोन एज। लिख देता हूं मैं, ठीक है ना। मिडिल स्टोन या फिर आपका मध्य पाषाण काल, ठीक है ना। सबसे पहले बात आती है कि इसकी खोज किसने की। अगर जब मैं पूछूं पैलोलिथिक पीरियड की खोज किसने करी थी तो आपको याद होगा रॉबर्ट ब्रूस फुट ने करी थी 1830, वो 1863 में। इसकी जो करी थी वो करी थी एसीएल कार्लाइल ने। खोज किसने की? एसीएल कार्लाइल। एसीएल कार्लाइल ने इसकी खोज की। कहां पे सबसे पहले इसकी खोज हुई? इसकी खोज जहां पे सबसे पहले हुई उस जगह का नाम था आपका मिर्जापुर। वहीं से जहां से रॉक पेंटिंग के सबसे पुराने वो हाँ मतलब कि जहां से रॉक पेंटिंग के अवशेष सबसे पहले प्राप्त हुए थे। सबसे पहले जहां से रॉक पेंटिंग के साक्ष्य प्राप्त हुए थे मिर्जापुर। और अगर जब मैं पूछूं सबसे पुराने कहां से हुए थे, सबसे पुराने हुए थे भीम बेटिका से, ठीक है ना, मिर्जापुर से। रॉक पेंटिंग की खोज सबसे पहले हुई थी मिर्जापुर से, इन्होंने ही करी थी। किसने करी थी? एसीएल कार्लाइल ने। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि एसीएल कार्लाइल ने रॉक पेंटिंग की खोज की थी। मतलब कि रॉक पेंटिंग की सबसे पहली खोज का श्रेय किसे जाता है? आपका एसीएल कार्लाइल को। उसके बाद मैंने ध्यान हो तो पिछले उसमें हमने बात करी थी आपकी किसकी, हाँ पिछले उसमें हमने बात करी थी टूल्स की। तो टूल्स आपने देखा था इसमें आपका क्या 3 पार्ट्स में डिवाइड था वो। लोअर पैलोलिथिक पीरियड, वो सॉरी सबसे पहले आया था आपका लोअर पैलोलिथिक पीरियड, फिर मिडिल पैलोलिथिक पीरियड एंड देन अपर पैलोलिथिक पीरियड, यानी कि निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। तो उसमें आपने देखा था कि धारदार होते जा रहे थे। इसी तरीके से यहाँ पे देखे गए जो औजार यहाँ पे देखे गए, ये तो हुई खोज की बात, तो हुई खोज की बात। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? टूल्स की। टूल्स यानी कि औजारों की बात हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो औजार मिला वो है माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ्स इन्हें कहते हैं सूक्ष्म पत्थर यानी कि छोटे छोटे पत्थर। ये एक ऐसा हथियार था यानी कि छोटे छोटे पत्थरों को ये इतना सा मान लो और उसे धारदार बना दिया। जैसे आपने कभी कभार पिक्चरों में देखा हो धारदार पत्थर लिया और उससे रस्सी काटते हुए नजर आते हैं, इस तरीके से, ठीक है ना। फिर आए आपके बोन टूल्स। बोन टूल्स बोन टूल्स के बाद आए आपके कंपोजिटिव टूल्स। कंपोजिट टूल्स एंड लास्ट एंड फोर्थ वन इज मिसाइल टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे सब बच्चे कह रहे हो सर मिसाइल टेक्नोलॉजी उस समय पे, जी उस समय की मिसाइल टेक्नोलॉजी का मतलब है जो उस समय के जो तीर कमान चलते थे ना उन्हें कहा गया है मिसाइल टेक्नोलॉजी। अब आपने देखा है महाभारत रामायण में भगवान राम और अर्जुन ने तीर फेंका और पता लग रहा है
क्या जी बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। सोचो उस समय की साइंस, यानी कि महाभारत या आप देखो रामायण की साइंस हमारे से कितनी आगे थी कि हम तो इतने बड़े बड़े न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं और वो एक तीर में इतने बड़े बड़े विस्फोट कर देते थे। दूसरी चीज, रावण का एक यान था वो, जो आपने ध्यान दिया हो, वो उड़ता था और वो उस समय बिना ईंधन के उड़ता था। कभी सोचा है कि भाई किस तरीके से बना होगा। साइंस, उस समय की साइंस ही कुछ और थी, ठीक है ना। देखो माइक्रोलिथ मैंने बताया सूक्ष्म बनता है, बोन टूथ से आपको पता ही लग रहा होगा कि जो जानवरों की हड्डियों से या हमारी इंसानों की हड्डी से जो मर गया उसकी हड्डियों से बना दिया। कंपोजिट टूल्स होते थे जो इन दोनों को मिक्स करके बनाते थे, यानी कि जो पीछे का मुठ हुआ पकड़ने का, जो पकड़ने का लिए होता था सपोर्ट, वो तो बोन का, और आगे पत्थर, ठीक है ना। और मिसाइल टेक्नोलॉजी, तीर कमाने वाली जो टेक्नोलॉजी थी उसे बोला गया मिसाइल टेक्नोलॉजी। फिर बात करते हैं डेट की कि इसकी डेट क्या थी। अब देखना मिक्स होकर डेट चलेगी। अब देखो इसकी जो डेट बताई गई है वो बताई गई है आपकी 12,000 से लेके 8,000 या फिर 10,000 BC तक, यानी बिफोर क्रिस्ट। अप्रोक्स, अप्रोक्स ध्यान रखना, जो भी मैं डेट बता रहा हूँ ना ये अप्रोक्स में चलेगी, सब अप्रोक्स लिखना, ध्यान रखना अप्रोक्स जरूर लिखना। इसे बोला जाता है ट्रांजिशन पीरियड, यानी कि संक्रमण काल, ट्रांजिशन पीरियड। देखो ट्रांजिशन पीरियड, हाँ ट्रांजिशन पीरियड इसे बोला जाता है। ध्यान रखना इसे और क्या बोला जाता है, इट्स ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन पीरियड या फिर संक्रमण काल या फिर संक्रमण काल, ठीक है ना, भी इसे बोला जाता है। सबसे छोटा तिथि क्रम है इसका, ध्यान रखना। अगर जो कोई पूछे कि भाई जो आपका प्री हिस्टोरिकल जो एज थी, यानी कि जो प्राग ऐतिहासिक काल तक में सबसे छोटा पीरियड कौन सा था, वो यही था 12,000 से लेकर 8,000। और अब ध्यान दिया हो अगर, तो जो पीछे का जो था कौन सा, ये मेसोलिथिक हो गया, जो आपका कौन सा था पैलोलिथिक पीरियड था, उसका टाइम मैंने क्या बताया था, उसका टाइम बताया था 20 लाख से लेकर 10,000 BCE तक, 10,000 BCE। अब देखो ये तो 12,000 से चल रहा है, अब 20 लाख से जब वो 10,000 BC तक चल रहा है तो इसमें भी तो 2 साल पहले से ही मिक्स हो गए, ठीक है ना, 2 साल इसमें भी। तो मैंने क्या कहा था कि डेवलपमेंट हर जगह एक साथ नहीं हो रहा था। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये ये एज उनसे अलग क्यों हो गई, उनसे अलग क्योंकि वहां के लोग अब भी कुछ वो चीज सीख रहे थे जो ये सीख चुके थे, तो ये उनसे अलग हो गए थे, ठीक है ना। उस समय पे आग का विस्तार, मैंने कहा आग का विस्तार हो गया था, असलियत में ये लोग आग आग के लिए, मतलब ये लोग आग का इस्तेमाल कर रहे थे, वे लोग आग का इस्तेमाल उस समय नहीं कर रहे थे, टूल्स में अंतर आ गया था, इस वजह से इन्हें अलग कर दिया गया। उस समय क्या, उस समय एक ही मेटल के टूल बन रहे लेकिन धारदार होते जा रहे थे, लेकिन इन्होंने मिक्स टूल बना लिए, मिसाइल टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, इस तरीके से इन्होंने चेंज यहाँ पे कर दिया। मानव प्रजाति क्या बताई थी मैंने, अगर पिछले वाले में ध्यान हो, मैंने मानव प्रजाति क्या बताई थी, सबसे पहली थी होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस से हम पहुंचे थे होमो सैपियंस, और इस फिर मैंने कहा था कि उसके बाद से अब तक सारी होमो सैपियंस सैपियंस ही चलती रहेगी, तो मानव प्रजाति होमो सैपियंस सैपियंस। फिर मैंने पिछले उसमें क्या बताया था कि जो पर्यावरण था, जो इकोलॉजिकल सिस्टम था, वो कैसा था, वो था आपका हिमयुग। क्या हिमयुग था, जिसे हम बोलते हैं आपका हिमयुग था, जिसे हम बोलते हैं प्लीस्टोसीन पीरियड। इस समय का जो पीरियड आ गया वो आ जाता आपका हेलोसीन। इन्वायरमेंट कैसा हो गया, हेलोसीन पीरियड इस समय स्टार्ट हो चुका है। हेलोसीन पीरियड इस समय हमने स्टार्ट कर दिया। हेलोसीन पीरियड वो पीरियड था, देखो उस समय बर्फ हर जगह थी, बस जो घाटियां थी, मतलब कि घाटियां एक ऐसा ऐसा क्षेत्र होता है, वो होता तो प्लेन है लेकिन उसके चारों ओर पहाड़ होते थे, बस वहां पे बर्फ नहीं गिरती थी, वहीं पे लोग बाग रहा करते थे। लेकिन अब क्या हुआ इस टाइम पे, यानी कि आपका 12,000 से लेकर 10,000 BC तक में बर्फ थोड़ी थोड़ी पिघलनी शुरू हो गई, यानी कि बर्फ जो है वो पिघलनी शुरू हो गई, यानी कि हल्का सा क्लाइमेट में चेंज आ गया, इन्वायरमेंट में यहाँ चेंज आना शुरू हो गया। कहाँ पे नहीं रहते थे लोग, वही पिछली बार की तरह, ना तो गंगा गंगा घाटी के जो गंगा नदी का मैदान था वहां नहीं रहते थे,
सिंधु नदी का मैदान था, वहां नहीं रहते थे। नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र था, यानी कि आपका उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र था वहां पे नहीं रहते थे। फिर वेस्टर्न कोस्ट मालाबार पर लोग नहीं रहते थे, और सारी जगह वहां पे रहते थे, मतलब वही घाटियों में हुआ करते थे। अब क्या हुआ, पारिस्थितिकी तंत्र में अंतर आने लगा। अब देखो ये लो सीन है, बर्फ पिघलनी शुरू हुई। बर्फ पिघलने के बाद क्या हुआ, बर्फ पिघलने के बाद ये हुआ कि अब जो लोग एक जगह थे ना, अब भाई मान लो अब तक बर्फ पड़ती है तो वे कहाँ पे रह रहे थे, जहाँ पे बर्फ नहीं पड़ती थी। अब मान लो ये एरिया है, ठीक, ये एरिया है, यहाँ हर जगह बर्फ गिरती है, बस इस एरिया को छोड़ के हर जगह बर्फ ही बर्फ है। अब क्या हुआ, ये बर्फ हल्की हल्की पिघलनी शुरू हो गई। तो ये लोग होंगे ना, जहां जहां बर्फ पिघलनी शुरू होगी भाई वे आगे बढ़ेंगे। क्यों भाई, सिंपल सी बात है, कि इतने से इलाके में रहते हैं, इतने से इलाके में तो इन्होंने खा, जितने भी पेड़ वेड़ जानवर वानवर होंगे सब मार के वे खा गए होंगे। तो ये खाने की खोज में आगे बढ़े, क्यों, बर्फ पिघल चुकी थी, तो अब ये आगे तो बढ़ेंगे ही, ठीक है ना। अब क्या हुआ, साक्ष्य मिले बोलन घाटी पे। साक्ष्य कहां से मिलता है इसके, अब जो साक्ष्य मिलते हैं, अब जो साक्ष्य मिले, जो एविडेंस मिले, अब जो एविडेंस मिले वो मिलेंगे आपकी बोलन घाटी। बोलन घाटी इलाहाबाद, या फिर हम इसे कह सकते हैं वो सॉरी इलाहाबाद, यानी कि इलाहाबाद और बनारस के बीच में, यानी कि प्रयागराज और बनारस के बीच में, प्रयागराज और बनारस के बीच में है बोलन घाटी। अब इससे आगे की जो बात है हम वो करते हैं कल, यहीं से स्टार्ट करेंगे एविडेंस से, बोलन घाटी से, ठीक है ना। फिर हम नियोलिथिक पीरियड में जब हम पहुंचेंगे, न्यू स्टोन एज में जब हम पहुंचेंगे, तब आप देखना कि डेवलपमेंट में और ज्यादा चेंज आएगा, और उसका भी जो काल होगा ना, उसमें भी काल का अलग अलग सिस्टम दे रखा है, तो उस समय मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो आज के लिए यहीं पे रुकते हैं। मैंने आपको बताया था कि शामली यूपी में लाइब्रेरी है, अगर जो आप ज्वाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अभी न्यू लाइब्रेरी बनी है, फुल्ली वाईफाई है, फुल्ली एयर कंडीशनर है, कंडीशनिंग है, फिर 24 घंटे वो ओपन है आपके लिए। जो बच्चे यूपीएससी वगैरह की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे बेस्ट है। एक माहौल मिलता है, जब आसपास सारे बच्चे पढ़ते रहते हैं तो एक माहौल आपको वहाँ पे मिल जाता है। तो आज के लिए इतना ही। और हमारी ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। संडे के दिन हमारा जो है वो क्लोज रहता है। किसी वजह से अगर जो फोन लगे या ना लगे तो आप हमें मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, या हमारे सोशल मीडिया पे आप अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिए, हम आपसे आप कॉन्टैक्ट कर लें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी कॉल आ जाए तो मैं आपकी अटेंड नहीं कर पाऊंगा, मैं मोबाइल को साइलेंट पे लगा देता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।